विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय की अनंत गहराई से हम स्वागत करते हैं। आज 2022 में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे और उनसे सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है इनका। कहते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा हमने पिछली भी कक्षा में आपको बताया था, जब पूछा गया था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है तो उसमें एडम्स को हमने बताया था, और यह भी बताया था कि शिक्षा जब त्रिमुखी प्रक्रिया पूछी जाए तो आप जॉन डीवी को उसमें सही लगाएंगे। तो बाकी आपके जो तीनों विकल्प हैं वो आपके गलत हैं और जॉन डीवी आपके सही हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वविदित है कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास। तो जो तीसरा विकल्प है आपका वह है सर्वांगीण विकास। शारीरिक विकास की भी बात करता है, मानसिक विकास की भी बात करता है, संवेगात्मक विकास की भी बात करता है। बहुत सारे ऐसे विकास हैं जिन पर शिक्षा विकास करने की बात करता है, लेकिन अगर एक शब्द में हम कहें तो कहेंगे कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास होगा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो बहुत पूर्व में हम एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और बहुत बड़े समाज सुधारक जिनका नाम है सुकरात, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत की थी बहुत आदिकाल से ही। बाकी ना आपके प्लेटो हैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक, अरस्तु भी नहीं है और फ्रोवेल भी नहीं है प्रश्नोत्तर विधि के। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। चौथा प्रश्न क्या है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है क्या? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन कला? तो वैसे तो होता सभी, जो चित्रकला भी आपके शिक्षण को रोचक बनाती है, विज्ञान भी रोचक बनाती है, लेखन कला भी रोचक बनाती है, किंतु शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियां हैं यह सबसे अधिक रोचक बनाती हैं। शिक्षण को क्या करती हैं? सबसे अधिक रोचक बनाती हैं। तो इसलिए आप इसमें तीसरा विकल्प सही कर सकते हैं। चौथा है कि बुनियादी पांचवा विकल्प है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा अभी हमने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है। इसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन, हिंदुस्तानी तालीम आदि कई नामों से जानते हैं। तो जो संबंधित हैं दार्शनिक वो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, बहुत बड़े राजनेता भी थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक, तो इनका नाम जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके तीनों विकल्प गलत हैं। प्लेटो भी नहीं है बुनियादी शिक्षा से संबंधित, महात्मा बुद्ध भी नहीं है और रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, और तो चौथा विकल्प आपका महात्मा गांधी सही होगा। छठा प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, ऐसे प्रश्न पिछली कक्षा में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था, और इस पेपर में भी, पिछले पेपर में भी इसी तरह का प्रश्न आया था, और इस पेपर में भी इस प्रकार का एक प्रश्न आया है। तो जो पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, या अन्य जो प्राकृतिक दिवस जो मनाए जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे डेटों को भी याद रखने की जरूरत है। तो इसमें जल दिवस जो आपका है वह 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी, 11 फरवरी और 8 जून ये आपका विकल्प सही नहीं है। इसमें जो सही होगा वो 22 मार्च आपका सही होगा।
ठीक है, तो ये आपके 6 प्रश्न रहे। अभी भी आपके कुछ अन्य प्रश्न बचे हुए हैं। आपका 7वां प्रश्न है कि पाठशाला को एक बाग, पाठशाला को एक बाग, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा? तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है कि पाठशाला को बाग, शिक्षक को माली और शिशु को पौधा, यह कथन किसका है? तो किसी प्राकृतिक प्रकृतिवाद के दार्शनिक का ही यह कथन होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे बाग का भी उल्लेख आ रहा है, पौधे का भी उल्लेख आ रहा है, माली का भी उल्लेख आ रहा है। प्रकृति, इस कथन में प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दिख रहा है। तो इसमें जो फ्रोवेल आपका है, यह चौथा विकल्प आपका सही होगा कि इन्होंने पाठशाला को बाग कहा, शिशु को पौधा कहा और शिक्षक को माली की संज्ञा इन्होंने दी। तो आपके फ्रोवेल इसमें सही हो जाएंगे। बाकी रूसो आपके नहीं है, ठीक है, आपके जॉन डीवी भी नहीं है, मरियम मॉन्टेसरी भी नहीं। ये बात अलग है कि प्रकृतिवादी हैं, लेकिन इन्होंने ये कथन नहीं कहा, फ्रोवेल ने इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न 8वां, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि दीवा स्वप्न पुस्तक गिज्जू भाई बधेका, जिनको हम मूंछों वाले चाचा भी कहते हैं, तो इनकी यह पुस्तक है। बाल देवो भवा की भी इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी, बाल देवो भवा। तो इसमें दीवा स्वप्न पुस्तक, बार बार यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह हर 1 साल के बाद यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसमें उत्तर लगाएंगे गिज्जू भाई बधेका को। 9वां प्रश्न है आपका कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। शिक्षा वैसे तो 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, देखिए चौथा विकल्प आपका है औपचारिक शिक्षा, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जो आपको घर पर मिलती है, समाज से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। तो इसमें आपका यह विकल्प, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 10वां प्रश्न, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथ में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? तो अगर हम अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़े होंगे तो उसमें ये जो शिक्षा शास्त्री हैं रूसो, इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की और उसी के अंतर्गत इन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथ में जब वो आती है तो वो खराब हो जाती है। तो इसलिए आप रूसो को लगाएंगे। निषेधात्मक शिक्षा की भी बात अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप रूसो को लगाइएगा। और निषेधात्मक शिक्षा में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को अच्छी बातें मत बताइए, उनको बुरी बातों से बचना सिखाइए। यही सीधा सा, सिंपल सा उन्होंने सिद्धांत दिया है कि बच्चों को सत्य का पाठ मत पढ़ाइए, उनको असत्य से बचने को सिखाइए। यही सिद्धांत उनका निषेधात्मक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और जिस दिन इनकी ऐसी मान्यता थी कि जिस दिन बालक असत्य से बचने लगेगा, स्वतः ही वह सत्य के मार्ग पर चलने लगेगा। तो यही इनका निषेधात्मक सिद्धांत कहलाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो इसमें प्रोजेक्ट पद्धति ना तो यथार्थवाद का होगा, ना तो प्रकृतिवाद का होगा, और ना ही आदर्शवाद का होगा। यह होगा तो प्रयोजनवाद का सिद्धांत होगा। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग हम प्रयोजनवाद के अंतर्गत ही करते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत
किस दर्शन पर आधारित है? मूल प्रवृत्तियां, ऐसी प्रवृत्तियां जो जन्म के समय प्रदत्त होती हैं, ईश्वरीय होती हैं, उन्हीं को हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। भूख प्यास निद्रा, ये आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और यह किस दर्शन पर आधारित है? तो यह प्रकृतिवाद पर आधारित है। यह आदर्शवाद पर भी नहीं आधारित होगा, यथार्थवाद पर भी नहीं आधारित होगा, और सांख्य दर्शन पर भी यह आधारित नहीं होगा। मूल प्रवृत्तियां प्रकृतिवाद पर के दर्शन पर आधारित होती हैं। तीसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य मतलब वैल्यू, मूल्य मतलब प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, सत्य, प्रकृति प्रेम, जीव प्रेम, अहिंसा, परोपकार, ये सारे चीजें हमारे मूल्य होते हैं। चरित्र, आचरण, सदाचार, ये हमारे मूल्य होते हैं। तो ये हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी, ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न फिर मकतब से आ गया। पिछली वीडियो में भी हमने मकतब, मदरसा, दरगाहें, खानकाहें, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी, और इस 14वें प्रश्न में भी मकतब आ गया। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? हमने उस वीडियो में भी बताया था और आज पुनः बता रहे हैं कि मकतब की जब बात आएगी तो आप सदैव प्राथमिक स्तर पर लगाएंगे। जब मदरसे की बात आएगी तो मदरसा उच्च कक्षा को मदरसे से संबोधित करते हैं। तो जब बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो मदरसे में जाता है। ठीक है। और बाकी आपके ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक। 15वां प्रश्न है आपका कि आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में देता है? अगर आदर्शवाद को आपने पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि आदर्शवाद का कुछ योगदान भी होता है। आदर्शवाद का कुछ योगदान भी होता है। और किस क्षेत्र में होता है? शिक्षण विधि के क्षेत्र में होता है कि उद्देश्य के क्षेत्र में होता है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में होता है कि बालक के क्षेत्र में होता है? तो यह एक गहन विषय वस्तु है। जब कभी आदर्शवाद को आप बहुत गहराई से, बहुत तन्मयता से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य के क्षेत्र में होता है। किसके क्षेत्र में होता है? उद्देश्य के क्षेत्र में होता है। तो आज हम आपके सम्मुख इन 15 प्रश्नों को बहुत संक्षिप्त समय में लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगली कक्षा में हम 2022 में ही पूछे गए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। और इसके साथ हम यह भी आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर हमारे वीडियो में आपको कोई त्रुटि, आपको कोई कमी दिख रही हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। और अगर कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हो तो भी आप कमेंट करके हमें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।